अगला टॉपिक हम पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ये फीचर बाकी देशों से अलग करता है, हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे दूसरे देशों से अलग करता है, कैसे हम बहुत सारे चीज़ बोरो किए हैं और ऐसा नहीं है हम किसी एक देश से बोरो किए हैं, हम कई देश से मिला के बोरो किए हैं, इसलिए हमारा एकदम बिल्कुल डिस्टिंक्ट निकला है। कई देशों से बोरो किए हमने। अपने जो पुराना एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस सब को यूज किया, तो इसलिए हमारा काफ़ी डिस्टिंक्ट निकला है। तो उस फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अलग है और उसको हम समझेंगे। इस फीचर्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसे नहीं डिस्कस करेंगे कि चलो ये फीचर्स है, नहीं, उसका मतलब समझेंगे कि ये फीचर हमें देखने को कहाँ मिलता है हमारे संविधान में, और हमारे बहुत जो हम देखते हैं रियल लाइफ में वो हमें देखने को कैसे मिलता है। क्लियर? तो चलिए, मेरा नाम है धीरज और आप ज्वाइन कर सकते हो एनसीईआरटी जोन के फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? वन से हाँ, ज्वाइन कर सकते हो। और आप कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो। क्लियर? और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। वहाँ भी मैं क्लास 11th एंड 12th का एनसीईआरटी और उसे एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा अभी तो सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी आने वाले समय में और सब्जेक्ट इसको ख़त्म होने के बाद और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप है तो। क्लियर? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स कैसे अलग अलग है। सबसे पहला फीचर्स है कि हमारा संविधान बहुत लेंदी है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एक एक चीज़ को बारीकी से दिया है। जैसे इवन सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सब कुछ के बारे में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट वगैरह, भले ही बाद में फेरबदल हुआ वो अलग बात है, अमेंडमेंट हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिया था कि कैसे जजेज का अपॉइंटमेंट होगा, कौन जजेज के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, कैसे उनका रिमूवल होगा, एक एक चीज़। इवन प्रेसिडेंट के बारे में कि उनका पार्डनिंग पावर क्या होता है, उनका जो ऑर्डिनेंस का मेकिंग पावर क्या होता है, ये सब इतना बहुत डिटेल में और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिया था, इसलिए इतना ज़्यादा हमारा इतना लेंदी बन गया। क्लियर? लेकिन लेंदी होने का कारण ऐसा है कि हम ऊपर कोई नहीं दिए थे, हमारा सब एक एक चीज़ बहुत डिटेल में था, इसलिए लेंदी हो गया। क्लियर? उसके बाद हमारा ओरिजिनल जो हमारा संविधान था लेंदी था, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहे होंगे। क्लियर? पार्ट्स समझ लीजिए एक एक चैप्टर। जैसे मान लो एक चैप्टर है यूनियन, चैप्टर से भी हम थोड़ा बना बोल सकते हैं कि हम एक बुक है, बुक में हम बोल सकते हैं कुछ चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम पार्ट्स में कर लिए, पार्ट्स। और इसमें भी जो कुछ चैप्टर है, कुछ पार्ट्स है, वो बहुत बड़ा है। जैसे यूनियन वाला पार्ट जिसमें आपको पता है प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया है, सीएजी के बारे में दिया है, और भी पार्लियामेंट के बारे में दिया है। और उसके अलावा हर एक कुछ चैप्टर और कुछ चीज़ें शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसा था जिसको हमें लिस्टिंग बनाना था। जैसे हमने लिख लिया पार्ट वन में हमारे पास है यूनियन एंड स्टेट के बारे में। क्लियर हो गया? अब पार्ट 1 में ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे पास ये सारे स्टेट है, नहीं, वो क्योंकि फिर हमारा बहुत हौच पौच हो जाता ना कि हम लिखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट पार्ट 1 में लिखा है और पार्ट 1 के पहले आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल में लिखा है कि कोई नए स्टेट कैसे ऐड कर सकते हैं, पुराने थर्ड आर्टिकल में लिखा है कि कैसे पुराने स्टेट में साइज कम ज़्यादा, नाम रीनेमिंग वगैरह हो सकता है। फोर्थ है कि स्टेट से रिलेटेड कोई भी कानून पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। क्लियर?
तो ये बात सब लिखा है। अगर यहीं बीच में हम सारा 28 स्टेट का नाम लिखते कितना हौच पौच लगेगा। तो इसीलिए इस स्टेट और यूटी का नाम लिखने के लिए स्टेट, यूटी या एक्वायर्ड टेरिटरी, कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी किसी भी समय में लीगली जो इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो करता है उस फॉलो के हिसाब से हम किसी को एक्वायर किए। इवन जैसे सिक्किम को हम स्टार्टिंग में कहते हैं, उसके अलावा जो हम पुर्तगाल से लिए थे, गोवा वगैरह, दमन एंड दीव गोवा हुआ, तो उस सब को हमने एक्वायर किया था। उसके बाद हमने उससे किसी को स्टेट का दर्जा दिया, किसी को यूटी का दर्जा दिया। क्लियर। तो ये सब शेड्यूल में लिखा गया है। तो इसके बीच में हम लिख देंगे तो हौच पौच हो जाएगा ना। शेड्यूल लाने का यही एक पर्पस था। क्लियर है। जैसे 11th शेड्यूल आया है, 11th शेड्यूल का पर्पस यही था कि जो फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है 9th पार्ट में लिखा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा, हम यहीं पे अब फंक्शन लिखने लगे, कितना अजीब हौच पौच लगेगा। इसलिए हमने शेड्यूल निकाला है कि चलो एक 11th शेड्यूल देते हैं, वहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं आराम से। 29 फंक्शन है, लोग काम करते रहेंगे इस पर। क्लियर। तो सबसे लेंदी है। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल था, अभी 465 प्लस है। उसके अलावा 22 पार्ट था, अभी 25 पार्ट है। 8 शेड्यूल था, अभी 12 शेड्यूल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ही पता चलता ना कि कितना ज़्यादा लेंदी था। क्लियर। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं कि अनलाइक द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस of USA and Australia, the Indian Constitution lays down provision relating to government machinery not only in the center but also in the center। देखो, फेडरल गवर्नमेंट तो ऑस्ट्रेलिया में भी है, फेडरल गवर्नमेंट यूएसए में है, लेकिन जो हमारे भारतीय संविधान है वो डिटेल प्रोविज़न दोनों के बारे में लिखा हुआ है। सेंटर के बारे में भी डिटेल में, स्टेट के बारे में भी, इवन सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में ही, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, एक साथ। तो डिटेल में हो जाना तो ज़रूरी है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि हमारा जो सेंटर है और नीचे बहुत सारे स्टेट है, तो लेकिन हमारा जो पावर है काफ़ी हद तक टिल्टेड है किसके तरफ, सेंटर की तरफ। ये फीचर्स हमने कहाँ से लिया था, कनाडा से। कनाडा से हमने फीचर लिया था ना। क्लियर है ना, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, ऐसे रेजिड्यूरी पावर भी सेंटर को ही मिलेगा, ऐसे ऐसे पावर। क्लियर। और हमारे संविधान का लेंदी होने का एक और कारण है कि सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल भी दिया हुआ है कि कौन सा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सब कुछ रोल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर। तो इवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल देने का मतलब है, इतना डिटेल में आप दोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा लेंदी तो हो ही जाएगा ना, नॉर्मल बात है। नेक्स्ट है हमारा संविधान इवन बताता है सेंटर स्टेट रिलेशन का, और सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैसा होगा। और सेकेंड सिचुएशन हम लेते हैं कि जब हमारा इमरजेंसी आया, चाहे नेशनल इमरजेंसी आया, चाहे स्टेट इमरजेंसी आया या फाइनेंशियल इमरजेंसी आया, तो इस सिचुएशन में स्टेट का पावर कैसे छीना जा सकता है सेंटर के द्वारा, और सारा पावर, मोस्ट ऑफ द पावर सेंटर अपने हाथ में लेंगे। सारा एक एक डिटेल प्रोविज़न दिया हुआ है। क्लियर। कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, जिसको अब छीन लिया गया था 370 के अंदर जो मिला था, लेकिन इसके अलावा कई और स्टेट है जैसे नागालैंड, मिजोरम, आसाम, गुजरात, ये है 371 के अंदर। 371 ए से आपको पता है 371 FGHIJ तक है, 10 है टोटल, 10 स्टेट है यहाँ पे। क्लियर। और इसके अलावा और भी है, जैसे 5th शेड्यूल आता है तो स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न मिला है। 6th शेड्यूल आता है, 6th शेड्यूल में कौन कौन स्टेट है आपको पता होगा ना, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। क्लियर। तो जो नॉर्थ ईस्ट के चारों स्टेट है तो इनको स्पेशल प्रोविज़न मिला है। तो स्पेशल प्रोविज़न भी डिटेल में लिखा गया है। डिटेल में लिखोगे तो आपको इतना लेंदी तो होगा ही होगा ना। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सॉवरन। भाई हमने जब हमारे संविधान को शुरुआत किया तो वहाँ पे प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में सबसे पहला लाइन ही लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब संविधान बनाया कौन,
पीपल ने बनाया, संविधान पीपल ने बनाया। तो जो अल्टीमेट सॉवरन है वो कौन है? पीपल है, लोग है, आम लोग है। क्लियर? उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल, देखो क्या हुआ है, ड्यू टू द, मैंने बताया ना कि आर्टिकल कम ज़्यादा होते रहते हैं। ओरिजिनल में कितना था? 395 आर्टिकल था, लेकिन ड्यू टू द एक्सरसाइज ऑफ एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग द इंसर्शन एंड रिपील, मतलब या तो ऐड किया जाता है या डिलीट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है या रिपील। रिपील का मतलब होता है बदलाव कर देना, उसमें बदलाव कर देना। जैसे बदलाव ऐसे हो सकता था, जैसे कोई चीज़ हम ऐसा लें कि पहले अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर देते थे, मान लेते हैं एग्जांपल, लेकिन अब अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर इसमें जो मेजोरिटी जिसको बोलते हैं वही अपॉइंटमेंट होता है। बस एक में हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ रहा है, पहले प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इस आर्टिकल में रिपील किया गया, थोड़ा बदलाव किया गया, तो अमेंड किया गया। अब बोल दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मिलके जो सलाह देंगे, जिसका नाम तभी अपॉइंट होगा। क्लियर? वेरियस आर्टिकल और क्लॉजेज, आर्टिकल के अंदर होता है क्लॉजेज होता है। जैसे हमने ऐसा कभी बार सुना है कि 15A, तो 15 इसको क्लॉज बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं 15(2), तो इसको बोलते हैं सब क्लॉज। क्लियर? तो बहुत सारे क्लॉज और सब क्लॉज ऐड होते रहते हैं। द कन्फ्यूजन डायलेमा अबाउट द नंबर ऑफ आर्टिकल हैज प्रिवेल्ड बट द चेंजेज मेड एन अमेंडमेंट वेर नेम्ड क्लॉजेज। देखो जो चेंज अमेंडमेंट के द्वारा होता है वो क्लॉज उसको बोलता है, और some articles not separate article, hence technically there are only in the constitution। देखो यहाँ पे बताया गया टेक्निकली अगर बात किया है, भले ही मैंने बोला कि 395 और 460 के आसपास है, 460 प्लस के आसपास है, लेकिन जो टेक्निकली है ऐसे किया जाता है। टेक्निकली क्या किया जाता है कि एक आर्टिकल होता है, जैसे मान लो 21 आर्टिकल था, 21 हमारा आर्टिकल है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था ना, लेकिन जो हमने 21 लाए, 21A लाए, राइट टू एजुकेशन बाद में लाए ना, बाद में लाए, इसको अगर हम सेपरेट काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको बोला जाता है कि 21 में ही हमने रिफील किया कि लाइफ का और लिबर्टी के अधिकार का मतलब है एजुकेशन का भी के अधिकार होना। क्लियर है ना? भले ही वो अलग किए, लेकिन हमने उसको क्लॉज में लिख दिया, हमने सेपरेट आर्टिकल में नहीं लिखा, 21A में लिख दिया। जैसे आपको पता है 38 में बदलाव किए तो 38A, 48 में बदलाव किए तो 48A। क्लियर? लेकिन तो आप बोलोगे यार बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि टोटल कितना नंबर आर्टिकल, कितना आर्टिकल है। क्लियर? उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। इसका सिंपल मतलब है दो टाइप का गवर्नमेंट होता है जनरली, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक दो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, एक होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट मतलब इंडिया के सबसे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन है? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। और एक और चीज, जो एक चीज बात करते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट जो है वो बस एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड इन द सेंस नाम के है, बस नाम के, लेकिन या हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं, नाम के है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर जिसके हाथ में वो है प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है ना? तो जहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वहाँ पे दोनों पोस्ट होता है, और दोनों पोस्ट अलग अलग इंसान के पास होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट दोनों हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेम पर्सन के हाथ में होता है। जैसे ट्रम्प के हाथ में दोनों पोस्ट हैं। और एक और चीज़, जो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यानी जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं, मिनिस्टर्स लोग किसके अंदर होते हैं? लेजिस्लेटिव के अंदर होते हैं, और लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हो, कोई मिनिस्टर तभी तक रहेगा ना जब लोकसभा में उसकी मेजोरिटी होगी। ध्यान से सुनिए,
कोई मिनिस्टर तभी रहेगा ना जब लोकसभा में उसकी पार्टी की मेजोरिटी होगी। हाँ समझ गए। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, लेजिस्लेचर को लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। वो अपना अलग काम करेंगे चाहे उनकी मेजोरिटी हो या ना हो। यानी एक चीज़ तो हम साफ बोल सकते हैं कि यूएसए में मिनिस्टर किसी को भी बना दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं हो इलेक्शन जीता हो, पार्टी से हो, किसी को भी बना दिया जा सकता है, सिंपल। इसलिए एक्सपर्ट लोग बनाए जाते हैं और वो मिनिस्टर लोग काफ़ी क्लोज होते हैं प्रेसिडेंट के, इसलिए प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यूएसए वगैरह में। क्लियर। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू रिटन है, लिखा हुआ है एक आर्टिकल, लेकिन बहुत सफिशिएंटली फ्लैक्सिबल है क्योंकि अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखो अमेंडमेंट करने का जो आर्टिकल है 368 में लिखा है, लेकिन 368 में 2 टाइप का पावर लिखा है। एक है सिंपल स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ओवरऑल। जैसे मान लो टोटल हमारे यहाँ है 540 सीट, मान लेते 540 है, ठीक है। 540 का कितना होना चाहिए 271 मेजोरिटी, 50% से वो एक ज़्यादा कितना होना चाहिए 271 ने वोट दे दिया और प्रेजेंट है वहाँ पे 300 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 300 लोग में से 2/3 ने वोट दे दिया, 2/3 ने वोट दिया, मान लो 205 लोगों ने वोट दिया। तो क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुआ? नहीं भाई, नहीं फुलफिल हुआ। यानी ये अमेंडमेंट पास होगा ही नहीं। यानी यहाँ भी 271 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ भी 271, कुछ भी करके 271 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी यहाँ पे 400 हो और उसका 2/3 से ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे कुछ भी ऐसे करो कि आपका 271 से ज़्यादा आ जाए, तभी आप दे सकते हो। क्लियर। तभी वो बिल पास हो सकता है। तो लेकिन ये भी बहुत कम है। अधिकतर जो आर्टिकल है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से ही मोस्ट ऑफ द आर्टिकल। कुछ छोड़ दो जैसे फंडामेंटल राइट, ड्यूटी एंड फंडामेंटल डीपीएसपी, ये सब स्पेशल मेजोरिटी से, या जो फेडरल पावर को चेंज करता है, मान लो टैक्सेशन पावर को चेंज करता है। जैसे आपको पता है जब जीएसटी हमारे देश में आने वाला था तो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के, वो हर स्टेट में जाके बात करते थे उनको, क्योंकि उनको 15 स्टेट की मंजूरी चाहिए थी, क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हो ना, तो पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको स्पेशल मेजोरिटी में पास करवाना होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% पहले होना ही चाहिए, 540 का 50% 271 लोग, और जितने लोग अभी बैठे हुए हैं ना, जितने लोग बैठे हुए हैं उसका 2/3 हाँ बोलना चाहिए। और 2/3 जैसे 500 लोग हैं, 500 का 2/3 कितना होगा आप देख लो, ऑलमोस्ट 166, मतलब इसका 2 ना करो तो 2 3 332 हुआ। तो 500 अगर प्रेजेंट है तो 332 लोग हाँ बोल दिए, यानी 332 लोग 271 से ज़्यादा है ना, 271 तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावे भी यहाँ भी 271 से ज़्यादा चाहिए तभी। क्लियर। तो सिंपल समझो ना कि स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा हार्ड है पास करना, तभी तो फाइनेंस मिनिस्टर हर एक स्टेट में जा रहे थे पूछने, हाँ बनवाने, क्योंकि 15 स्टेट से इनको हाँ चाहिए होता है। क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर सर्टेन फंडामेंटल राइट, कि लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार है, लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार है जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते। वायलेशन पे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जा सकता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स फाइल कर सकती है। क्लियर।
इट इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट मेक्स द सिटीजन ड्यूटीज इज ए पार्ट ऑफ बेसिक लॉ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने यूएसएसआर से लिया कि ये आया इमरजेंसी के समय में। इमरजेंसी में क्या हो रहा था, लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था बार बार, को जो भी सरकार के खिलाफ बोल दे जेल में बंद बंद बंद। तो जो सरकार थी, इंदिरा सरकार थी, वो चाहती थी कि लोग सिर्फ अपने अधिकारों की मांग ना करें, लोग कुछ अपनी ड्यूटी भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है देश के लिए सिर्फ अधिकार ही होना चाहिए, कुछ लोगों की भी ड्यूटी होना चाहिए कि वो भी देश के लिए कुछ करें। और ये सही भी बात था, क्लियर है। लेकिन क्यों लाया गया था, ये सिचुएशन बहुत ख़राब था, मतलब ये सिचुएशन बहुत ख़राब था, लेकिन चीज़ें अच्छी आई थी क्योंकि हमें भी मतलब ड्यूटी, आपको देखोगे एक एक पॉइंट उसमें अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक रिकमेंडेशन आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन आया था, तो वो लोग तो बहुत एक्सपर्ट लोग थे जो रिकमेंड किए थे, क्लियर। एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी चाहती है कि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों में सोशल सिक्योरिटी आए अपने लिए, और मतलब सोशल डेमोक्रेसी आए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आए, ऐसी ऐसी बातें। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम बात कर चुके हैं कहाँ पे, फंडामेंटल राइट में, कि सरकार से कैसे लोगों को बचाया जा सके, ऐसी ऐसी बातें, कि सरकार के पावर को कैसे लिमिट किया जा सके, स्टेट के पावर को कैसे लिमिट किया जा सके। जब भी मैं सरकार बोलता हूँ तो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो वेलफेयर इसकी बात की गई है इसमें, जैसे एड एंड एडवाइस दिया जाएगा, इन लीगल एड दिया जाएगा पुअर को, ऐसी बातें, लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा, क्लियर। और सरकार जब भी कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी को देख के बनाए। और क्या क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में जो लीस्ट बांटा हुआ है कि किस में, जैसे देखो हमने बताया कि हमारा है फेडरल सिस्टम, तो स्टेट है ऊपर, सेंटर है नीचे, स्टेट है, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों के काम को बांट दिया गया है। सिंपल, दोनों के काम को बांट दिया गया है, जैसे कुछ काम सेंटर को, कुछ काम स्टेट को, और कुछ काम कनकरेंट है कि कुछ सब्जेक्ट पे कानून सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन अगर सेंटर पहले बना लिया तो सेंटर वाला काम प्रिवेल करेगा, सेंटर वाला। आप ऐसा नहीं कि सेंटर के खिलाफ जाके उसी सब्जेक्ट पे कानून बना लो, नहीं, क्लियर। और उसके अलावा एक होता है रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी पावर का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जो उस समय लोगों के दिमाग में नहीं था, उन लोगों को नहीं लगता था ऐसा कोई सब्जेक्ट आएगा, लेकिन बाद में अगर ऐसा कुछ आया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कानून बनाना होगा तो सेंटर बनाएगा, सेंटर रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास है। जैसे आपको पता है 2005 के आसपास डिजास्टर मैनेजमेंट, 2004 में सुनामी के आने के बाद जो बनाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड कानून, वो सेंटर ने बनाया, क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम है। यानी ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब अलग अलग काम करें, नहीं। हाई कोर्ट से आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकता है, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को। तो ये क्या है, एक यूनिफाइड सिस्टम में बटा हुआ है, क्लियर। क्यों, क्योंकि लोगों को एक जस्टिस मिल सके, क्लियर। अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ बैलेंस बिटवीन अमेरिकन सिस्टम जो कि जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करता है, और ब्रिटिश, हमने दोनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करके रखा है। ऐसा देखो, ब्रिटिश में क्या था, ब्रिटिश के पास पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है, क्लियर है ना, वो कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन अमेरिका का जो जुडिशियरी है वो बहुत ज़्यादा पावर है, उसका जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अमेरिका में बहुत कम अमेंडमेंट आज तक आए हुए हैं, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे यहाँ 104 हो गया, मतलब बिल का तो छोड़ो, एक्ट हो गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल तो 124-25 हो गए। और अमेरिका जिसमें आज मुझे मतलब करेक्ट याद नहीं है, लेकिन 20 से कम है, और वो हमसे कितना 1789 में उसका कानून बना है, संविधान बना है, क्लियर। मतलब 1789 में कानून, संविधान कब बना है, मतलब कुछ उसके बाद बना होगा, लेकिन हमसे तो बहुत पहले बना है, इसी के आसपास बना है, क्लियर। तो हमें इतना सारा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ, तो हमने दोनों के बीच बैलेंस किया। हमारा पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा नहीं कि कोई भी कानून बना दे, तो बीच में जुडिशियरी आएगा ही आएगा,
उसके बाद हमने एक और चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेबल, कि 18 साल से प्लस का कोई भी वो वोट दे सकता है। इवन पता है जब ब्रिटिश वगैरह जब संविधान बनाया था तो उन्होंने स्टार्टिंग से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया था कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। मैंने आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टेट, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर सकता लेकिन अधिकतर देश जब अपना संविधान बनाया था तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। क्लियर। उसके बाद हमारा जो संविधान है बहुत ज़्यादा सेकुलर स्टेट की बात कर सकता है। इवन हम अपने प्रेम्बल में ही लिखते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेकुलर है ना, तो हम सेकुलर की बात करते हैं। सेकुलर का सिंपल मतलब होता है कि जो देश या स्टेट किसी एक धर्म को फेवर नहीं करेगी या एक धर्म को अलग थलग नहीं करेगी। क्लियर है ना, या धर्म के बेसिस पे किसी का डिमार्केशन नहीं होगा, या धर्म के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। क्लियर। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या कास्ट, या किसी को आप कंपेल किसी को नहीं बोल सकते कि भाई तुम टैक्स दो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। नहीं। जैसे टैक्सिंग पावर आई थिंक दिया हुआ है 27th आर्टिकल में फंडामेंटल राइट में, अब देख लेना, क्योंकि 25 से 28 तक है ना राइट टू फ्रीडम वाला, 25 में तो दिया गया प्रोफेस प्रैक्टिस वाला, प्रोपागेशन वाला, 26 में मैनेजमेंट के बारे में दिया है कि अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, 27 में टैक्सेशन और 28 में आई थिंक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उस पर कानून है। क्लियर। उसके बाद क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन द पब्लिक अपॉइंटमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन स्टेट। इवन MP MLA सब में है। इवन मैं बता दूं कि आई थिंक 84 सीट है ST का, SC का शेड्यूल कास्ट और 47 है ST का। अब देख लेना, एक बार नंबर मिला लेना। ये है सेंटर में, जो हम MP की बात करते हैं ना उसमें है। क्लियर। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पंचायती राज की बात करते हैं। पंचायती राज हमारे देखो मैंने बताया था ना कि DPSP में जो भी दिया है और DPSP में जो दिया है वो ऐसा नहीं कि वो अगर स्टेट फुलफिल नहीं करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, क्योंकि वो जस्टिफिएबल नहीं है। क्लियर। लेकिन संविधान के देश क्या करती है, स्टेट क्या करती है, धीरे धीरे उन मुद्दों पे कानून बनाती रहती है। जैसे आर्टिकल 40 में दिया था, पार्ट 4 के आर्टिकल 40 में दिया था कि पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसीलिए जब इस देश को लगा कि हमारे पास अब पावर हो गया है कि हम अपने पावर को थोड़ा और डिसेंट्रलाइज करें। पहले सेंटर और स्टेट था, लेकिन हम एक और अगले लेवल पे भेजें ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, पूरे सोसाइटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इसलिए आर्टिकल 14 जो दिया था उसको रियल फॉर्मेशन में किया गया। आपको पता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 73rd में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 74th में म्यूनसिपालिटीज। क्लियर। तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा कि मैं और डिटेल में समझाऊं या कम करूं तो आप बताओ जल्दी। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। और आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, धीरज कुमार के नाम से है, और लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर। चलो, थैंक यू।